हेलो बच्चों, आज हम अपने राजस्थान के इतिहास वाली बुक में महाराणा कुंभा और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने शासनकाल में किन किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की और क्या श्रेष्ठ कार्य किए। महाराणा कुंभा मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे। इनका जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था और ये महाराणा मोकल के सबसे बड़े पुत्र थे। जब यह 1433 ईस्वी में शासक बने तब यह इनकी आयु कम थी और इन्होंने अपनी प्रतिभा से शासन का संचालन किया, कई क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की और इन्हीं की वजह से आज इनकी गिनती मेवाड़ के महानतम शासकों में की जाती है। इन्होंने कई उपाधियां ली। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों में उन्हें महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, हिंदू सुल्तान या अभिनव भट्टाचार्य उपाधियों से अलंकृत किया गया है। महाराणा कुंभा के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका साहित्यिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में हमें कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे जयदेव के गीत गोविंद की टीका के रूप में कुंभा द्वारा लिखित रसिक प्रिया में कुंभा की विभिन्न उपाधियों तथा उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। एकलिंग महात्म्य जो उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, इसका प्रथम भाग जिसे हम राजवर्णन के नाम से जाना जाता है, कुंभा ने स्वयं इसको लिखा और इसके दूसरा भाग उनके निर्देशन में लिखा गया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो प्राप्त हुई है, यह प्रशस्ति मौलिक रूप में पत्थर की 5 चट्टानों पर उत्कीर्ण करा गई थी, जिसमें से 2 चट्टानें नष्ट हो चुकी हैं और शेष चट्टानों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति से पता चलता है कि कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही, राज्य विस्तार, उपाधियों, साहित्यिक रचनाओं, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों और उनके द्वारा जो इमारतें बनाई गई उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ का लेख भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की घटनाओं में कुंभलगढ़ प्रशस्ति से राणा कुंभा की मालवा गुजरात विजय, उनका पड़ोसी राज्यों से क्या संबंध रहा, उनका धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों कि कुंभा की सांस्कृतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक के संरक्षण में उसको बढ़ावा देने में उनका क्या योगदान रहा। कुंभा का जो सांस्कृतिक क्षेत्र में है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कुंभा उन्होंने जो उनका युग था, जो उनका काल था, वो राजनीतिक उपलब्धियों के लिए नहीं वरन सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उनकी उपलब्धियां थीं उसके लिए भी गिना जाता है। वह कलाकारों के संरक्षक होने के साथ साथ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। संगीत तथा स्थापत्य कलाओं का वह बहुत अच्छे जानकार थे। उन्होंने मेवाड़ के साहित्य को समृद्ध बनाकर विभिन्न कलाओं का समुचित विकास किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में हम 2 रूपों में देख सकते हैं, स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनकी योगदान और संगीत कला के क्षेत्र में उनका योगदान। राणा कुंभा को स्थापत्य कला से काफ़ी प्रेम था, जो उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न इमारतों में स्पष्ट रूप से झलकता है। उनके समय की स्थापत्य कला की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उसमें हमें प्राचीन परंपरा का परिमार्जित रूप मिलता है। उन्होंने अपने जो इमारतें बनवाई उसमें केवल राजप्रसाद, दुर्ग, देवालयों, स्तंभ बनाने की परंपरा के साथ साथ उसमें धार्मिक और सामरिक सुरक्षा की भावनाओं का समन्वय कर इसे और अधिक उपयोगी बनाया। स्थापत्य कला में सबसे पहले है उनकी दुर्ग स्थापत्य निर्माण कला के बारे में उनकी जानकारी या रुचि। महाराणा कुंभा ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए और सैनिक दृष्टि की सुदृढ़ता के लिए उन्होंने
अनेक नए कई दुर्गों का निर्माण कराया और जो प्राचीन कई दुर्ग थे जिनको मरम्मत की ज़रूरत थी उनको मजबूत करवाया। मेवाड़ राज्य में कुल 84 दुर्ग हैं जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के दुर्गों का इन्होंने नवीनीकरण करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इनको आधुनिक निर्माता माना जाता है कि जो बाद में जितने भी इमारतें बनी वहाँ पर उनका सभी का निर्माण सुदृढ़ रूप से महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो दुर्ग थे उनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह दुर्ग उन्होंने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था और यह दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है। इस किले में लगभग अनुमान के हिसाब से 40,000 व्यक्ति रहते थे के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए तालाब बनाया गया था। इस किले को उन्होंने चारों ओर से सुदृढ़ प्राचीर से सुरक्षित रखवाया और उसमें कई द्वारों का निर्माण भी करवाया। इस दुर्ग में उन्होंने सुरक्षा का विशेष प्रबंध रखा। यही कारण था कि इस दुर्ग की गिनती अजेय दुर्गों में की जाती है। दुर्ग के जिस भाग में वह निवास करते थे और जो मजबूत था बिल्कुल उसको कटारगढ़ के नाम से जाना जाता था। यह केवल सैनिक दुर्ग ही नहीं बल्कि इसके अंदर कई उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जो मंदिर आज भी स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। मेवाड़ के पश्चिम में आबू को अपने राज्य से मिलाने के बाद कुंभा ने एक ऊंचे पहाड़ पर अचलगढ़ का दुर्ग बनाया। यह दुर्ग उन्होंने सामरिक दृष्टिकोण से बनाया था। यही कारण था कि इस दुर्ग में रहने, कृषि करने और पानी की सुविधा का पूर्णतः अभाव था। यह दुर्ग पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता था। इसी के तहत उन्होंने सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया और उसके बाद भीलों की शक्ति पर अपना अंकुश बनाए रखने के लिए उन्होंने भोमट के क्षेत्र में भी कई दुर्ग बनवाए। इन सभी दुर्गों के निर्माण की व्यवस्था राज्य की पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी सीमा की सुरक्षा से भी संबंधित थी। इस प्रकार उनका दुर्ग स्थापत्य कला देखकर यह लगता है कि उनके जो दुर्ग थे वो सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया और उसकी रक्षा के लिए इस तरह के दुर्ग बनाया ताकि शत्रु आसानी से आक्रमण न कर सके। दूसरा है इसमें राजप्रासाद। कुंभा के समय के राजप्रासादों के अवशेष हमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के दुर्ग से प्राप्त होते हैं। इन प्रासादों के निर्माण में सादगी और उपयोगिता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और ये जो राजप्रासाद थे वो विशाल कक्षों, सुंदर झरोकों और जो ऊंची छतें हैं अलंकृत उनसे युक्त हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने साम्राज्य में मंदिरों का निर्माण भी करवाया जिससे उनकी धार्मिक क्षेत्र में प्रवृत्ति भी प्रकट होती है। उन्होंने अपने समय में जैन, शिव और वैष्णव मंदिरों का निर्माण करवाया जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को व्यक्त करते हैं। इन मंदिरों में रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर और चित्तौड़ का कुंभाश्याम का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। रणकपुर के मंदिर में अलंकरण के लिए किया गया कार्य जनजीवन पर, जो समय का जनजीवन था उस पर अच्छा प्रकाश डालता है। इस काल की तक्षण कला की विशेषता यह थी कि इसमें नारी को विभिन्न नायिका के सुलभ रूपों में प्रदर्शित किया जाता था और कहीं न कहीं इसमें इस्लाम का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। इसको बनाने वाले जो शिल्पकार थे वो गुजराती थे, अतः कुछ हद तक उसमें वो प्रभाव भी दिखाई देता है।
कुंभा ने जो चित्तौड़ का कुंभा श्याम मंदिर बनवाया वो पंचायतन शैली का है, जिसे राणा ने अपने इष्ट देव जो थे श्याम, उनकी भक्ति में बनवाया था। इसके अतिरिक्त महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए कुंभा स्वामी मंदिर और श्रृंगार चोरी का मंदिर भी अपने मंदिर स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। एक लिंगजिंग का मंदिर भी उन्होंने तो बप्पा रावल ने बनवाया, लेकिन राणा कुंभा ने इसके खंडित भाग को नया बनवाकर इसे मंडप, तोरण, ध्वजादंड और कलशों से अलंकृत किया। इस मंदिर के पूर्व में कुंभ मंडप नामक स्थान का निर्माण करवाया। इस तरह से महाराणा कुंभा के शासनकाल में कलाकारों ने जो अनुपम कृतियाँ बनवाई वो सजीवता, कला और गतिशीलता का विशिष्ट उदाहरण है। कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में सुरक्षा, धार्मिक भावना का सामंजस्य करके एक नवीन चेतना को सृजित किया और एक नया उदाहरण समाज के समक्ष पेश किया। अगला है उनका स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण स्तंभ। स्तंभ कला की दृष्टि से चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित कीर्ति स्तंभ एक कलात्मक वास्तुकला का नमूना है। इसका निर्माण कार्य 1496 से 1516 ईस्वी तक चलता रहा। इस समय जो अभिलेख मिले हैं कीर्ति स्तंभ के अभिलेख, उसके अनुसार इसका निर्माण योजना सूत्रधार जेता द्वारा बनाई गई थी तथा जेता को इसमें अपने पुत्रों नापा और पूंजा का भी अच्छा सहयोग मिला था। यह स्तंभ लगभग 120 फुट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। इसका मध्य भाग कुछ चपटा सा है और ऊपर का भाग झरोखों के कारण बाहर निकला हुआ लगता है। इसकी निर्माण शैली को ध्यान में रखते हुए कुछ वास्तुविदों ने इसे विष्णु ध्वज स्तंभ भी कहा है। स्तंभ में कुल 9 खंड हैं और प्रत्येक खंड में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इस स्तंभ को हिंदू पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कई इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने इस स्तंभ की स्थापत्य कला को देखकर इसकी काफ़ी प्रशंसा की है। अगला है उनका जो अगली उपलब्धि है वो है संगीत कला के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियाँ। महाराणा कुंभा ने के शासनकाल में संगीत कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। वो स्वयं एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। इसी कारण उन्होंने अपने समय में कई संगीतज्ञों को संरक्षण दिया। अपने संगीत के अध्ययन और कला के गहन ज्ञान का परिचय उनकी रचनाओं संगीत मीमांसा, संगीत राज और सुधा प्रबंध आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। चंडी शतक की व्याख्या करके उन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखकर अपनी संगीत कला का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त महाराणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी और एकलिंग महात्म्य में विभिन्न राग रागनियों पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं, जिनकी रचना स्वयं महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। इस समय की जो मूर्तियाँ बनी उससे भी हमें संगीत की स्थिति का ज्ञान होता है। रणकपुर, देलवाड़ा, एकलिंग, चित्तौड़ आदि जगह पर जो प्रतिमाएं बनी में संगीत मंडलियों और वादक मंडलियों की कई प्रतिमाएं बनाई गई, जिससे इस बात का पता चलता है कि संगीत का प्रचलन उस समय में जन सामान्य में भी काफ़ी था और मृदंग, शंख, झांझ जैसे संगीत वाद्ययंत्र उस समय काफ़ी लोकप्रिय थे। महाराणा कुंभा वीणा बजाने में भी अति निपुण थे। तो बच्चों, ये इस तरह से उनकी हुई स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनकी जो उपलब्धियां थी, ये उनकी प्रमुख उपलब्धियां थी, जिसमें हमने किस किस को शामिल किया,
दुर्ग को शामिल किया, दुर्ग निर्माण कला, राजप्रसाद, मंदिर, स्तंभ निर्माण कला और उसके बाद है दूसरा हमने पॉइंट लिया संगीत कला। अब हम पढ़ेंगे कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में। कुंभा एक वीर योद्धा, प्रशासक, स्थापत्यकार होने के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी था। वे स्वयं विद्वान होने के साथ साथ मराठी, मेवाड़ी, कन्नड़, संस्कृत और गुजराती कई भाषाओं के वो जानकार थे। उनके द्वारा उनके समय में जो नाटक प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि वो नाट्य शास्त्र में भी अच्छे ज्ञाता थे। एकल लिंग महात्म्य के अनुसार वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण के भी अच्छे जानकार थे। इनकी जो टीकाएं मिली हैं, इन टीकाओं से कुंभा की काव्य कुशलता का परिचय होता है, तो दूसरी ओर उनके धर्म के प्रति अनुराग का भी आभास होता है। कुंभा केवल विद्वान ही नहीं थे, उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में विद्वानों को बच्चों आश्रय भी दिया। मंडन नामक शिल्पशास्त्री जो कुंभा के दरबार में आश्रय प्राप्त था, उसने वास्तुकला के संदर्भ में देवता मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की। जो मंडन का भाई था नाथा, वो भी शिल्पशास्त्री था और उसने भी वास्तु मंजरी जैसी साहित्यिक ग्रंथ की रचना की। मंडन के पुत्र गोविंद भी विभिन्न ग्रंथों का रचनाकार था। इनके समय में, महाराणा कुंभा के समय में शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा हुआ था। इनके समय में अत्रि, कवि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इन तीनों में अत्रि का स्थान काफ़ी विशिष्ट है। इन्होंने अपने दरबार में मंडन, अत्रि, कवि महेश, कान्हा व्यास, जैन विद्वानों सोमसुंदर, सोमदेव, इसके अलावा जयचंद सूरी, मुनि सुंदर आदि को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य का लेखक था और इन सभी को राजा ने विशेष संरक्षण दिया ताकि ये मेवाड़ राज्य को साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बना सकें। इनके समय में कई जैन विद्वान भी हुए, जिन्होंने धार्मिक और काव्यात्मक रचनाओं के द्वारा उस युग की शिक्षा के स्तर को काफ़ी ऊपर उठाया। साहित्यिक क्षेत्र में इस काल की एक और विशेषता यह थी कि इस समय मेवाड़ी भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। राजकीय आदेशों और जो ताम्रपत्र थे, उनमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। इसके समय में साहित्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। उसके कई कारण थे कि मेवाड़ में प्राचीन काल से ही अनेक विद्वान और साहित्यकार सृजन करते आ रहे थे और मेवाड़ का क्षेत्र गुजरात और मालवा की सीमाओं से मिल जाने के कारण मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का गुजरात और मालवा की सांस्कृतिक परंपराओं से संबंध स्थापित हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, साहित्यिक सहयोग में वृद्धि हुई। इस तरह हम देखते हैं कि कुंभा ने साहित्यकारों को संरक्षण देने के साथ साथ खुद भी उसमें रुचि ली और कई साहित्यिक और सांस्कृतिक ग्रंथों की उन्होंने रचना करी। अगली क्लास में हम लोग महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।